हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, जिसकी समरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने 4 भागों में डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है वो सभी वीडियोस आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उन वीडियोज़ को देखिएगा। उन वीडियोज़ के लिंक आज के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो इस चैप्टर की समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के एतबार से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैप्टर को और खास तौर से आज के इस वीडियो को यानी समरी और क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से एग्जाम में आज के इस वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है और वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले चैप्टर की समरी कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है इंडिगो। दोस्तों, इंडिगो का मतलब होता है नील। ठीक है, तो नील से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। समरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ये जो चैप्टर है इंडिगो, ये चैप्टर लुईस फिशर ने किताब लिखी थी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उस चैप्टर का ही एक छोटा सा अंश है और इस चैप्टर में कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर यह बताया गया है कि किस तरीके से बिहार यानी चंपारण के जो किसान थे वो इंडिगो की खेती से काफ़ी परेशान थे। उन्हें ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती थी। तो जो किसानों पर वहाँ पर जुल्म और सितम हो रहे थे, उन किसानों के हक के लिए गांधी जी ने वहाँ पर लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने किसानों को उनका हक दिलवाया और साथ ही साथ चंपारण के वहाँ पर जो हेल्थ कंडीशंस थी, जो एजुकेशन सिस्टम था वहाँ का यानी एजुकेशन की जो हालात थे वहाँ पर, वो भी काफ़ी बदतर थे। तो उन पर भी गांधी जी ने बहुत काम किया है। तो ये छोटी छोटी बातें और ये इंडिगो से रिलेटेड जो उन्होंने आंदोलन वहाँ पे चलाया और इंडिगो नील की खेती करने वाले किसानों को जो राहत प्रदान की थी गांधी जी ने, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया। अब देख लेते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है और फिर बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और इस समरी को अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा। एग्जाम में निश्चित रूप से हो सकता है आपसे सीन पैसेज दिया हो, वो भी आ सकता है, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि इंडिगो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी रिटन बाय लुईस फिशर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिगो है, ये चैप्टर जो है ये लुईस फिशर की किताब थी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उस किताब का एक छोटा सा अंश है। It describes Mahatma Gandhi's involvement in improving the condition of poor farmers in Champaran, Bihar, who were being exploited by British landlords। और इस चैप्टर में यानी जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि गांधी जी ने यानी जो चंपारण बिहार के जो गरीब किसान थे उनके उनकी हालत को सुधारने में गांधी जी का जो योगदान था, उस योगदान के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और वो बेचारे किसान जो थे वो ब्रिटिश जो जमींदार थे उनका ब्रिटिश जमींदारों के द्वारा उन गरीब किसानों का शोषण किया जाता था। तो उस शोषण से किस तरीके से गांधी जी ने उनको मुक्त कराया, इस चीज़ की जो है इस चीज़ की व्याख्या ये चैप्टर करता है। ठीक है, द लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड एंड देन डिमांडेड हाई रेंट। अब ये मेन बात है इस चैप्टर की। वहाँ पर जो जमींदार थे वो किसानों को जबरन उनसे उनकी ज़मीन के 15% भाग पर नील की खेती करवाते थे और उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा किराया लिया जाता था। ठीक है, यानी जो वो नील की खेती करते थे 15% हिस्से पर, वो पूरी की पूरी नील की खेती जो है उन्हें अंग्रेज़ अधिकारियों को, अंग्रेज़ अफसरों को, अंग्रेज़ मालिकों को उन्हें किराए के रूप में देनी होती थी। डिस्पाइट देयर हार्डशिप द फार्मर्स हैड लिटिल चॉइस। यानी वो बेचारे किसान जो थे वो काफ़ी कठिनाइयों से, काफ़ी परेशानियों से गुजरते थे, काफ़ी परेशानियों का सामना करते थे, फिर भी बेचारे उन किसानों के पास में कोई भी विकल्प नहीं था। यानी उनकी मजबूरी थी कि 15% ज़मीन पर, अपने हिस्से की 15% ज़मीन पर उन्हें नील की खेती करनी होती थी और पूरी की पूरी नील की खेती उन्हें अंग्रेज़ मालिकों को किराए के रूप में देनी होती थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आगे क्या होता है। A peasant named Rajkumar Shukla approached Gandhiji, urging him to come to Champaran to help. Gandhi agreed and went to Champaran। अब क्या हुआ कि एक राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान था, वो गांधी जी के पास में जाता है और गांधी से रिक्वेस्ट करता है कि गांधी जी आप मेरे साथ चलिए, आप चंपारण चलिए, आप बिहार चलिए और वहाँ के जो किसान हैं उनकी मदद करिए आप। वेयर ही लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन एंड गैदर्ड एविडेंस। अब गांधी जी को वो मना लेता है अपने साथ चलने के लिए और फिर गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर गांधी जी वहाँ पर काफ़ी जांच पड़ताल करते हैं, काफ़ी सबूत इकट्ठे करते हैं। ऑल्दो ही फेस्ड रेजिस्टेंस एंड वॉज इवन ऑर्डर्ड टू लीव। और यहाँ तक कि गांधी जी को वहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ता है। जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं उनके द्वारा उनका जो एक तरह से वो विरोध करते हैं और गांधी जी को ऑर्डर भी दिया जाता है कि आप चंपारण को यहाँ से चंपारण को छोड़ दें, यानी चंपारण छोड़ने के लिए गांधी जी को आदेश भी दिया जाता है, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। ही रिफ्यूज्ड।
गांधी जी रिजोल्व एंड डेडिकेशन ड्रू अटेंशन टू द इशू, यानी गांधी जी जो थे गांधी जी का जो संकल्प था, जो डेडिकेशन था, समर्पण जो था, उसने इस मामले को क्या किया, इस मामले की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इवेंचुअली द ब्रिटिश एग्री टू रिफंड पार्ट ऑफ द मनी द फार्मर्स हैड बीन अनफेयरली चार्ज्ड। और आखिरकार लास्ट में काफ़ी उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और लास्ट में जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो इस बात पर सहमत हो गए कि जो किसानों से गलत तरीके से जो हमने चार्ज लिया, जो पैसा लिया है, जो पैसा ऐंठा है हमने, वो पैसा वो रिफंड करने को तैयार हो गए। हालांकि पूरा पैसा उन्होंने नहीं लौटाया था, 25% पैसा रिटर्न करने को वो राजी हो जाते हैं। The Champaran episode not only uplifted the farmers but also showed the power of non-violence and set an example for इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये जो चंपारण का जो एपिसोड था, इस एपिसोड के बाद में किसान न केवल किसान ऊपर उठे, यानी किसान बेचारे दबे कुचले थे, एक तरह से शोषण का शिकार हो रहे थे, तो किसान न केवल ऊपर उठे बल्कि एक अहिंसा की शक्ति भी, अहिंसा की जो पावर है वो भी यहाँ पर देखने को मिली। यानी चंपारण जो एपिसोड था अपने आप में एक तरीके से किसानों को ऊपर उठाने में, किसानों को जागृत करने में और अहिंसा की शक्ति को बताने के लिए एक तरह से ये हम उदाहरण कह सकते हैं। ठीक है, यानी भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष का एक एग्जाम्पल अपने आप में ये इसे कहा जा सकता है। गांधीजी एक्शन इन चंपारण लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, अ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। यानी गांधी जी ने जो वहाँ पर काम किए चंपारण में, वो एक तरीके से जिस तरीके से उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अन्याय के खिलाफ विरोध किया, तो एक तरीके से सत्याग्रह के सिद्धांत की नींव, मजबूत नींव जो है चंपारण के आंदोलन ने रखी। दिस स्टोरी हाईलाइट्स गांधीजी एम्पैथी, perseverance and dedication to social justice, showing how even small action can bring big changes in society। यानी ये कहानी जो दर्शाती है गांधी जी की सहानुभूति, गांधी जी का दृढ़ संकल्प, समर्पण, सामाजिक न्याय के प्रति, और उन्होंने किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बड़ा बदलाव ला सकती है, इस बात को बताती हुई ये कहानी जो है प्रतीत होती है। यानी इस चैप्टर में इस तरीके से ये झलक देखने को आपको मिलेगी। अब देखते हैं बैकग्राउंड क्या था इस कहानी का, इस चैप्टर का, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ टॉपिक्स में, कुछ पॉइंट्स में मैंने इस चैप्टर को बांटा है ताकि आप बेहतर तरीके से इस चैप्टर को समझ सकें। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करें। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दी है, पीछे मैंने एक्सप्लेनेशन जो बताई है उनमें भी कई दफ़ा मैंने आपको बताया, तो आज भी देख लेते हैं दोबारा, ताकि आप बार बार जब आप इन चीज़ों को सुनेंगे तो अच्छी तरीके से ये बातें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। फिर जब भी एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईजिली आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके से है। The British landlords in Champaran forced Indian peasants to grow indigo on 15% of their land, known as the Tin Kathia system। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अंग्रेज जमींदार थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे चंपारण में उन्होंने किसानों को, जो किसान थे चंपारण के, बिहार के, उनको ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था, और वो पूरी नील की खेती एक तरीके से टैक्स के रूप में, एक तरीके से किराए के रूप में उनसे ली जाती थी, और इस प्रथा को कहा जाता था तीन कठिया। ठीक है, आफ्टर सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड इन जर्मनी, लेकिन बाद में क्या होता है, जब जर्मनी के अंदर सिंथेटिक यानी कृत्रिम इंडिगो उत्पादन होने लगा, द ब्रिटिश नो लॉन्गर नीडेड इंडिगो फ्रॉम इंडिया। तो यानी जो वो उत्पादन वहां पर हो रहा था, जस्ट ए मिनट, हाँ, अब वहां पर जो उत्पादन हो रहा था तो द ब्रिटिश नो लॉन्गर नीडेड इंडिगो फ्रॉम इंडिया, क्योंकि वो जो जर्मनी में जो कृत्रिम नील की खेती हो रही थी, वो वहाँ पर नील सस्ता था, तो सस्ता होने के कारण अब ब्रिटिश जो थे उनको ज़्यादा फायदा नहीं था नील की खेती में, इसलिए भारत में नील की खेती करने पर उन्होंने ज़्यादा जोर देना बंद कर दिया। हाउएवर दे इम्पोज्ड ए हेफ्टी कंपनसेशन ऑन द पीसेंट्स फॉर रिलीजिंग देम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बेचारे किसान जो बिहार के, चंपारण के जो किसान थे, वो जो नील की खेती करते थे, उन्हें इस प्रथा से मुक्त करने के लिए उन्होंने उन पर भारी कंपनसेशन यानी जुर्माना जो है उन पर थोप दिया कि आप ये जुर्माना दो और आपको इस प्रथा से मुक्त कर दिया जाएगा। मोस्ट फार्मर्स बीइंग पुअर एंड अनएजुकेटेड, अब बेचारे ज़्यादा जो किसान थे वो काफ़ी गरीब थे और अनपढ़ थे, वो एग्रीड टू द अनफेयर टर्म्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम, तो वो उनकी शर्त को वो मान लेते हैं, बिना कुछ समझे उनकी शर्त को मान लेते हैं, और फिर वो जो भी उन जुर्माना को तय करते हैं वो जुर्माना उनको दे देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये बैकग्राउंड था इसका। अब इसमें वहाँ पर राजकुमार शुक्ला जो है, वो किसान जो है, उसका क्या रोल है वो देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट रोल है, एग्जाम में हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए।
A determined peasant named Rajkumar Shukla, who was troubled by the injustice, came to Gandhi in Lucknow and requested him to visit Champaran. अब वहाँ जो बिहार का एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो भी इस अन्याय से काफ़ी पीड़ित था, काफ़ी परेशान था, इसलिए वो गांधी जी के पास में जाता है। जब गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में गए हुए थे, वहाँ पर गांधी जी के पास में वो जाता है और गांधी जी से रिक्वेस्ट करता है कि गांधी जी आप मेरे साथ चंपारण चलिए, वहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं, आप उनकी मदद करिए। शुक्ला वॉज सो परसिस्टेंट दैट ही फॉलोड गांधी वेरेवर ही वेंट अंटिल गांधी फाइनली एग्रीड टू अकम्पनी हिम। अब जो है गांधी जी को वैसे टाइम नहीं था उस वक्त, काफ़ी बिजी रहा करते थे वो, तो गांधी जी पहले तो उसकी बात नहीं मानते, लेकिन शुक्ला जो था वो काफ़ी दृढ़ निश्चय था, वो गांधी जी के पीछे पीछे रहता है और आखिरकार गांधी जी उसका जो दृढ़ निश्चय, जो डेडिकेशन देखकर गांधी जी उससे इतने प्रभावित होते हैं कि वो उसके साथ आने के लिए राजी हो जाते हैं। दिस विजिट मार्क्ड गांधी जी फर्स्ट स्टेप इनटू इंडियन रूरल स्ट्रगल्स। तो इस तरीके से ये जब वो चंपारण आते तो ये जो उनका कदम था चंपारण में, ये भारतीय ग्रामीण जो संघर्ष के जो है पहला कदम था इस दिशा में उनका, गांधी जी का। ठीक है, तो इस तरीके से वो चंपारण में एंटर करते हैं। तो कुल मिलाकर चंपारण आने के पीछे जो मेन रोल था वो राजकुमार शुक्ला का था, वही मनाकर गांधी जी को चंपारण लेकर आते हैं और फिर गांधी जी इस आंदोलन में सक्रिय होते हैं जो चंपारण में आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं आगे गांधी जी अराइवल इन चंपारण। अब गांधी जी चंपारण में आते हैं तो क्या रोल रहा उनका। When गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण ही वॉज फेस्ड विद चैलेंजेस। अब जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने काफ़ी चुनौतियों का सामना किया। द ब्रिटिश अथॉरिटीज ट्राई टू इंटिमिडेट हिम एंड ऑर्डर हिम टू लीव चंपारण। अब जो अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिश अथॉरिटीज थे, वो उनको काफ़ी डराते हैं, धमकाते हैं और उन्हें आदेश दिया गया कि आप चंपारण को छोड़ दीजिए। गांधी रिफ्यूज इंसिस्टिंग दैट ही वॉज देयर टू हेल्प द पीसेंट। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चंपारण को छोड़ के नहीं जाऊंगा, बल्कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो चंपारण, यानी गांधी जी कहते हैं कि मैं चंपारण में किसानों की मदद करने के लिए आया हूं और मैं इनकी समस्या का निवारण करके ही यहां से जाऊंगा। He was summoned to court and the news of his arrest spread quickly, gathering support from the local people. अब कोर्ट की तरफ से उन्हें सम्मन भेजा जाता है, कोर्ट में उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें गिरफ्तारी के लिए आदेशित किया, उनके गिरफ्तारी के आदेश किए जाते हैं और ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और बहुत सारे लोग उनके समर्थन में वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से वहाँ का सिनेरियो रहा था जब गांधी जी ने चंपारण में प्रवेश किया था। अब बात करते हैं आगे, कानूनी लड़ाई किस तरीके से उन्होंने लड़ी। द लीगल बैटल, इसके सेंस में आप इस तरीके से देख सकते हैं इस चीज़ को। गांधी जी रिजोल्व इम्प्रेस्ड मैनी, यानी गांधी जी का जो संकल्प था उन्होंने कई लोगों को प्रभावित किया। एंड द अथॉरिटीज हैड टू रिलीज हिम, और आखिरकार जो अधिकारी जो थे उनको भी उन्होंने, अधिकारियों को भी उन्हें छोड़ना पड़ा। मतलब उनको पहले अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है, अरेस्ट करने के लिए कहा जाता है जैसे जब वो कोर्ट में जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो गांधी जी का दृढ़ संकल्प देखते हैं तो गांधी जी को उन्हें छोड़ना पड़ा। ही कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, गैदरिंग टेस्टिमनीज फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीसेंट्स। अब लेकिन गांधी जी ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो जांच पड़ताल थी किसानों की हालात के बारे में जांच पड़ताल वो कर रहे थे, उस जांच पड़ताल को उन्होंने जारी रखा। जो भी सबूत थे, जो भी गवाह थे, बयान थे किसानों के, हजारों किसानों के बयान उन्होंने इकट्ठे किए। गांधी वर्कड tirelessly to understand their problems and instill a sense of self-reliance and courage among the farmers. अब गांधी जी ने बिना थके निरंतर वो काम करते रहे, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वो काम करते रहे और उन्होंने किसानों में आत्मविश्वास, साहस की भावना जो है किसानों में पैदा की। His approach emphasized non-violence, truth and persistence, inspiring many people. अब उनकी जो शैली थी काम करने की, उन्होंने, जस्ट ए मिनट देख लेते हैं, अहिंसा, ट्रुथ, सत्य और दृढ़ निश्चयता, इंस्पायरिंग, ये जो बातें थी उनकी, इन चीज़ों ने काफ़ी लोगों को प्रभावित किया, काफ़ी लोग उनसे प्रभावित हुए। ठीक, अब किस तरीके से ब्रिटिश अधिकारियों से वो नेगोशिएशन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आफ्टर अ thorough investigation and gathering ample evidence of the atrocities faced by the peasant, यानी काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद में, काफ़ी सबूत इकट्ठा करने के बाद में, जो किसानों पर जुल्म और सितम किए गए थे उनसे रिलेटेड काफ़ी सबूत इकट्ठा करने के बाद में, गांधी जी इनिशिएट नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। अब गांधी जी ने क्या शुरुआत की, गांधी जी ने जो ब्रिटिश अधिकारी उनसे वार्तालाप की शुरुआत की। अल्टीमेटली द ब्रिटिश एग्रीड टू रिपे द पीसेंट 25% ऑफ द मनी दे हैड कलेक्टेड एज कंपनसेशन। और आखिरकार काफ़ी लंबी उनकी बहस चलती है, काफ़ी लंबी बातें होती हैं, काफ़ी लंबी लड़ाई होती है और उसके बाद में जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो आखिरकार 25% पैसा वापस रिटर्न करने को मान जाते हैं। यानी जो कंपनसेशन के रूप में उनसे पैसा लिया था उस पैसे का 25% देने के लिए वो वापस वो जो है राजी हो जाते हैं। ऑल्दो दिस परसेंटेज वाज स्मॉल, हालांकि ये परसेंटेज काफ़ी स्मॉल था, काफ़ी छोटा था, इट वॉज अ सिग्निफिकेंट मॉरल विक्ट्री एंड
एंड अ रिकॉग्निशन ऑफ द पीसेंट्स राइट। हालांकि ये जो रकम थी वो काफ़ी छोटी थी, लेकिन एक तरीके से ये नैतिक जीत थी, किसानों के अधिकारों की एक मॉरल विक्ट्री थी। मॉरल विक्ट्री के रूप में इस चीज़ को देखा जा सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर में ये मोटी मोटी बातें बताई गई हैं, और एग्जाम में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट के रूप में मैंने एक तरह से ऐसे के रूप में इस चैप्टर की समरी को लिखने का प्रयास किया है। एक पॉइंट और है, वो देख लेते हैं। गांधी जी सोशल रिफॉर्म एफर्ट्स। अब गांधी जी ने सामाजिक सुधार के लिए क्या प्रयास किए वो भी है, यानी इंडिगो के नील की खेती करते थे उन किसानों के हक में तो उन्होंने लड़ी। साथ ही साथ वहाँ की और भी समस्याएं थी, जैसे एजुकेशन को लेकर, हेल्थ जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में भी उन्होंने वहाँ पर काफ़ी काम किया है। बिसाइड्स एड्रेसिंग द इंडिगो इशू, यानी नील के मामले के अलावा गांधी जी ऑल्सो वर्कड ऑन इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ चंपारण पीपल। गांधी जी ने चंपारण के लोगों की जीवन स्तर को सुधारने में भी काफ़ी काम किया। ही रियलाइज दैट द विलेजर्स लैक्ड बेसिक एजुकेशन, हाइजीन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। उन्होंने महसूस किया कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें, यानी वहाँ पर शिक्षा की कमी है, स्वच्छता की कमी है, और स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स इंक्लूडिंग हिज वाइफ कस्तूरबा एंड अदर्स लाइक महादेव देसाई, ही एस्टेब्लिश्ड स्कूल एंड एनकरेज्ड क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। अब उन्होंने वहाँ पर जो स्वयं सेवी थी उनकी सहायता से, उनकी पत्नी भी इसमें शामिल थी जिसका नाम कस्तूरबा था, और एक शिक्षक हैं जिनका नाम है महादेव देसाई, इन सभी की मदद से वहाँ पर उन्होंने स्कूल स्थापित किए, स्वच्छता और सफाई के बारे में लोगों को प्रोत्साहित किया। गांधी जी wanted the people to become self-reliant, emphasizing the importance of self-help and unity। और गांधी जी ने वहाँ पर, गांधी जी चाहते थे कि लोग जो है यानी खुद पर भरोसा करने वाले बने, और इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि लोग स्वयं सेवा और एकता के बल पर, उन्होंने गांधी जी ने वहाँ पर जोर दिया। और आत्मनिर्भर बनाने की उन्होंने, गांधी जी चाहते थे कि सभी जो है वो आत्मनिर्भर रहे, किसी पर आश्रित ना रहे, तो इस बात पर भी गांधी जी ने वहाँ पर जोर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैंने इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है। एग्जाम में हो सकता है इन पॉइंट से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो उस बेस पर आप अपना आंसर ईजिली कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये तो आप मान के चलें कि निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं कौन से 15 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से जो है इंक्लूड किए हैं, शामिल किए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई वाज ही डिस्क्राइब्ड एज रिजोल्यूट। यानी राजकुमार शुक्ला कौन थे और उन्हें दृढ़ प्रतिज्ञ क्यों कहा जाता था। तो राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर एंड इलिटरेट शेयर क्रॉपर, यानी राजकुमार शुक्ला जो बेचारा गरीब और अनपढ़ जो है बटाईदार था। शेयर क्रॉपर कहते हैं बटाईदार को। ठीक है, He was called resolute because he followed गांधी जी everywhere and persuaded him to visit चंपारण with him। अब उसे दृढ़ प्रतिज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गांधी जी के पीछे पड़ गया था, और आखिरकार गांधी जी को मनाकर वो चंपारण लाने के लिए गांधी जी को उसने मजबूर कर दिया था। क्योंकि गांधी जी के पास जब वो गांधी जी के पास में जाता है, गांधी जी को मनाता है कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए, वहाँ के किसान काफ़ी परेशान है, आप उनकी मदद करिए। तो उस वक्त गांधी जी के पास समय नहीं होता है, लेकिन जो राजकुमार शुक्ला था वो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ते, और जहाँ भी गांधी जी जाते हैं वहाँ गांधी जी के साथ साथ वो जाता है, और आखिरकार वो गांधी जी को चंपारण आने के लिए मना लेता है, तो इसलिए उसे रिजोल्यूट कहा जाता था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट। अब राजकुमार शुक्ला क्यों चाहता था कि गांधी जी उसके डिस्ट्रिक्ट को विजिट करें, तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से आप कर सकते हैं, राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट सो दैट ही हिमसेल्फ कुड सी द सिचुएशन ऑफ फार्मर्स देयर। राजकुमार शुक्ला चाहता था कि गांधी जी उसकी डिस्ट्रिक्ट को विजिट करें, उसके जिले में आए, चंपारण आए, ताकि वो खुद वहां की किसानों की स्थिति को देख सकें। ही हैड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि उसको शिकायत थी, जो अंग्रेज अधिकारी हैं, अंग्रेज जमींदार हैं, उनके खिलाफ उसकी शिकायत थी, और वो चाहता था कि गांधी जी खुद आकर इस मामले की जांच पड़ताल करें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे ये रहा, वाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। यानी 25% रिफंड पर जो समझौता हुआ था उसके लिए गांधी जी एग्री क्यों हो जाते हैं। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, गांधी जी प्रूव्ड दैट द लैंडलॉर्ड्स वर नॉट अबव लॉ। अब गांधी जी ने यह बात साबित कर दी थी कि जो जमींदार जो हैं वो कानून से ऊपर नहीं है। एंड द पीसेंट्स हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, और जो किसान हैं बेचारे उनके अधिकार भी हैं और उनके रक्षक भी हैं। दे लर्न टू बी फियरलेस, और किसानों ने अब जो है भयमुक्त हो गए थे। अब उन्होंने एक तरह से भयमुक्त जीवन जीना सीख लिया था। The landlords had to return a part of the money and also a part of their prestige. Therefore, गांधी जी agreed। और आखिरकार यानी हालांकि वो 25% देने को ही राजी हुए थे, लेकिन अब
द लैंडलॉर्ड्स हैड टू रिटर्न अ पार्ट ऑफ द मनी एंड आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। लेकिन जो उन्होंने एक तरह से प्रेस्टीज, जो प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ था, अब वो उस चीज़ से पीछे हट गए थे और वो जो है, जो भी थोड़ा पूरा पैसा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पैसा देने के लिए राजी हो गए थे। तो इसलिए गांधी जी वो जो है उस मुद्दे पर, उस मामले में सहमत हो जाते हैं, उस एग्रीमेंट पर, उस समझौते पर वो सहमत हो जाते हैं, क्योंकि वो किसानों को समझाते हैं कि भाई पैसा कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो हम पर अत्याचार हो रहे थे, जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, वो अत्याचार अब आगे नहीं होंगे। यानी जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं वो ये समझ गए हैं कि किसान जो है वो अब अपने अधिकारों के प्रति लड़ना सीख गए हैं। तो ये बात उनको जताना, ये बड़ी बात थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा, हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिव इंस्टेंसेस। यानी गांधी जी जो है किस तरीके से वकीलों को उन्होंने प्रभावित किया, कैसे प्रभावित किया, कुछ उदाहरण दीजिए। तो एग्जाम्पल, आंसर इस तरीके से आप करेंगे, फ्रॉम पटना, यानी पटना से गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरपुर वेयर ही मेट द लॉयर्स। अब पटना से गांधी जी मुजफ्फरपुर गए जहां पर वो वकीलों से मिले। दे ऑल्सो रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। और वहां पर जब बातचीत उनके वकीलों से हुई तो वकीलों ने अपनी फीस के बारे में बताया कि वो कितनी फीस किसानों से लेते हैं। गांधी जी स्कोल्डेड देम फॉर चार्जिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। अब जब गांधी जी ने फीस के बारे में सुना तो गांधी जी ने उनको डांट लगाई, डांटा फटकारा कि बेचारे गरीब जो गरीब किसान हैं, इन किसानों से तुम इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हो। इस बात के लिए वो उन वकीलों को डांटते हैं, फटकारते हैं। ही ऑल्सो टोल्ड देम दैट टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट्स वाज यूजलेस। और साथ ही उन्हें ये भी बताते हैं कि ऐसे मामलों को कोर्ट में ले जाना एकदम व्यर्थ है, कोई एकदम यूजलेस है, उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। द नीड ऑफ द मोमेंट वॉज टू मेक द पीसेंट फियरलेस। वक्त की जरूरत यह है कि किसानों को भयमुक्त किया जाए। किसान यहाँ का जो है वो डरा हुआ है, तो किसान को भयमुक्त बनाना ये वक्त की जरूरत है। गांधी जी कन्विंस द लॉयर्स दैट दे वर देयर टू सर्व द पीसेंट्स। अब गांधी जी ने उन्हें मनाया, वकीलों को समझाया कि वो जो है वो यहाँ पर किसानों की सेवा करने के लिए हैं। ही सेट एन एग्जाम्पल बिफोर देम। और उन्होंने खुद अपना एक एग्जाम्पल वहां पर उनके सामने प्रस्तुत किया। ही वॉज रेडी टू गो टू जेल फॉर द सेक ऑफ द पीसेंट इवन दो ही वॉज स्ट्रेंजर। वो खुद किसानों के भले के लिए, किसानों के हित के लिए जेल जाने को तैयार थे, जबकि गांधी जी क्या थे वहां पर अजीब, गांधी जी जो है वहां पर अजनबी थे, उन लोगों के लिए अजनबी थे, लेकिन अजनबी होने के बावजूद भी वो उन किसानों के हित के लिए जेल में जाने के लिए तैयार थे। द लॉयर्स फेल्ट दैट इट वुड बी अ बिट्रियल इफ दे डिड नॉट डू व्हाट गांधी जी डिड। अब जो बेचारे, जो वकील जो थे, उन्होंने जब गांधी जी की बात सुनी तो उन्होंने महसूस किया इस बात को कि ये तो धोखा होगा अगर वो काम नहीं करते हैं जो उन्हें गांधी जी कहते हैं। यानी अगर वो गांधी जी के आदेशों की अनुपालना नहीं करते हैं तो ये एक तरीके से धोखा होगा किसानों के प्रति। दे टू वॉलंटियर्ड टू कोर्ट अरेस्ट। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से गिरफ्तारी की जो है अपनी इच्छा उन्होंने भी जताई कि वो अगर ऐसी सिचुएशन आती है गिरफ्तारी होने की, गिरफ्तारी देने की, तो हम भी गिरफ्तारी देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी ने जो है वहाँ के वकीलों को प्रभावित किया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, व्हाई डिड गांधी जी गो टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए थे? तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से आप करेंगे, गांधी जी वांटेड टू नो मोर अबाउट द इंडिगो पीसेंट्स। यानी गांधी जी वहां पर जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे। ही वेंट टू मुजफ्फरपुर टू गैदर, सॉरी यहाँ पर फादर नहीं है, गैदर है। ही वेंट टू मुजफ्फरपुर टू गैदर मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ फार्मर्स देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। यानी वो चाहते थे, मुजफ्फरपुर गए थे बेहतर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। यानी जितनी शुक्ला ने उनसे बताई थी वो चाहते थे कि शुक्ला जितनी जो इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं बता पाया है वो मुजफ्फरपुर जाकर खुद वहाँ पर खुद वो इकट्ठी कलेक्ट करे, वहाँ की किसानों की दशा को वो खुद देखे, हालात को खुद वो रूबरू हों हालात से, तो वो खुद वहाँ इसलिए जाना चाहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर, वेयर डिड ही स्टे एट मुजफ्फरपुर। यानी मुजफ्फरपुर में गांधी जी को किसने रिसीव किया और वेयर डिड ही स्टे एट, और मुजफ्फरपुर में वो कहाँ ठहरे। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, प्रोफेसर JB कृपलानी एंड हिज स्टूडेंट्स रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर। यानी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर JB कृपलानी और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गांधी जी को रिसीव किया। ही स्टेड इन द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी हु वाज टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। और वह कहाँ पर ठहरे थे? प्रोफेसर मलकानी के घर ठहरे थे जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कहता है, व्हाई डिड गांधी जी प्रेज प्रोफेसर मलकानी। यानी गांधी जी ने प्रोफेसर मलकानी की तारीफ प्रशंसा क्यों की? प्रोफेसर मलकानी वॉज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वो एक सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी नौकर थे। इन दोज डेज, उन दिनों, इंडियंस वर अफ्रेड टू गिव शेल्टर टू एन एडवोकेट
ऑफ होम रूल इन स्मॉलर लोकेलिटीज। और उन दिनों क्या होता था, जो भारतीय लोग थे वो जो स्वराज का समर्थक यानी जो स्वराज्य के समर्थक होते थे लोग, उन लोगों को शरण देने से डरते थे। यानी छोटी बस्तियों में इतना डर फैला हुआ था कि जो स्वराज्य के समर्थक थे उन लोगों को शरण देने से भारतीय लोग डरते थे। लेकिन प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को शरण दी, तो इस बात से प्रभावित होकर गांधी जी ने प्रोफेसर मलकानी की तारीफ की थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई वर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हार्वेस्टिंग इंडिगो। अब जो ब्रिटिश जमींदार थे वो अब इंडिगो की खेती में इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे, तो सिंपली इसका आंसर आपको करना है, जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो विच वाज सोल्ड ऑन लो प्राइसेस। यानी जर्मनी ने कृत्रिम इंडिगो, कृत्रिम नील उत्पादित कर लिया था और वो उसे कम दामों पर बेचते थे। ड्यू टू फॉल ऑफ प्राइस, अब इस तरीके से कीमत जो है वो कम हो गई थी नील की। हार्वेस्टिंग इंडिगो वाज नॉट प्रॉफिटेबल सो दे लॉस्ट देयर इंटरेस्ट। अब जो भारत में जो इंडिगो की खेती थी वो अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, इसलिए उन जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उनका अब नील की खेती में इंटरेस्ट खत्म हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा, वाई डिड सम शेयर क्रॉपर्स एग्री टू पे कंपनसेशन टू देयर लैंडलॉर्ड्स। यानी जो बटाईदार किसान थे वो सहमत क्यों हो जाते हैं कंपनसेशन चुकाने के लिए, यानी हर्जाना चुकाने के लिए वो सहमत क्यों हो जाते हैं। तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से आप करेंगे, द फार्मर्स फेल्ट दैट दे कुड बिकम फ्री फ्रॉम द कंपल्सन ऑफ हार्वेस्टिंग इंडिगो बाय पेइंग द कंपनसेशन डिमांडेड बाय देयर लैंडलॉर्ड्स। अब बेचारे वो अनपढ़ थे, है ना, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर वो कंपनसेशन चुका देते हैं तो फिर उन्हें इस प्रथा से मुक्ति मिल जाएगी, फिर उन्हें नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि वो वास्तविकता नहीं जानते थे कि अब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं वो खुद ही इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इस बात को वो नहीं जानते थे। वो उन्हें ऐसा लगा कि हम जब जो भी हमसे कंपनसेशन मांग रहे हैं, अगर वो हम कंपनसेशन दे देते हैं तो हम इस प्रथा से मुक्त हो जाएंगे और हमें हमारी ज़मीन पर नील की खेती नहीं करनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा, What was the reaction of British landlord secretary when गांधी जी met him? जब गांधी जी ब्रिटिश जमींदार के जो सेक्रेटरी हैं उन सचिव से मिलते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, व्हेन गांधी जी मेट द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, यानी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के जो सचिव एसोसिएशन, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सचिव थे उनसे जब गांधी जी मिलते हैं, ही रिफ्यूज टू गिव हिम एनी डिटेल अबाउट द डिस्प्यूट। तो उस सेक्रेटरी ने गांधी जी को कोई भी डिटेल बताने से मना कर दिया। ही कंसिडर्ड हिम एन आउटसाइडर, बल्कि उसने गांधी जी को क्या समझा, बाहर का आया हुआ व्यक्ति समझा, यानी बाहरी व्यक्ति समझा। और ये बताते हुए उसने कह दिया कि आप तो बाहरी व्यक्ति हैं और इस मामले की कोई भी डिटेल हम आपको नहीं बता सकते। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ तिरहुत कमिश्नर व्हेन गांधी जी मेट हिम। यानी तिरहुत कमिश्नर का क्या रिएक्शन था जब गांधी जी उनसे मिले। व्हेन गांधी जी मेट द कमिश्नर ऑफ तिरहुत, ही बलीड हिम एंड बिहेव्ड रूडली एंड एडवाइज्ड हिम टू लीव तिरहुत इमीडिएटली। जब गांधी जी तिरहुत कमिश्नर से मिले तो उस कमिश्नर ने गांधी जी को डराया, तंग किया और उनके साथ बहुत बेरुखा सा व्यवहार किया और उन्हें सलाह दी कि तुम जल्दी से जल्दी तिरहुत को छोड़ दो। ये बात तिरहुत कमिश्नर ने गांधी जी को कहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा, वाई वॉज गांधी जी समन टू अपीयर इन कोर्ट। यानी गांधी जी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए क्यों सम्मन दिया गया। तो सिंपली इसका आंसर करेंगे, पुलिस सर्व्ड अ नोटिस टू गांधी जी टू लीव चंपारण एट वंस। यानी पुलिस ने गांधी जी को एक नोटिस दिया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि वो चंपारण को जल्दी से जल्दी छोड़ दें। गांधी जी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस। गांधी जी ने उस पर एक रसीद पर साइन किया एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस आज्ञा की अवहेलना करेंगे। सो ही वॉज समन टू अपीयर इन कोर्ट। बस इस बात के लिए उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हु वर द मेंबर्स ऑफ ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। यानी जांच आयोग के सदस्य कौन कौन थे। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं, गांधी जी एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीसेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर द मेंबर्स ऑफ द ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। यानी कौन कौन थे, एक तो गांधी जी किसानों के प्रतिनिधि के रूप में तो सिर्फ गांधी जी थे और सरकारी अधिकारी थे, और ब्रिटिश जमींदार थे, यही उस जांच आयोग के सदस्य थे। यानी किसानों के प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ और सिर्फ गांधी जी अकेले थे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा, व्हाट मेडिसिन वर अवेलेबल फॉर पेशेंट इन चंपारण। इन चंपारण में किसानों के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध थी। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से कर सकते हैं, देयर वर 3 मेडिसिन, 3 ही दवाइयाँ थी वहाँ पर। एक तो कस्टर ऑयल जिसे अरंडी का तेल बोलते हैं, कुनेन जो कि मलेरिया के इलाज में आती है काम, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर का मलहम। यानी ये 3 दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध थी। कैस्टर ऑयल फॉर कॉटेड टंग, और यानी मैल जमी हुई जीभ के उपचार के लिए कैस्टर ऑयल यानी अरंडी के तेल का इस्तेमाल किया जाता था।
क्विनेन प्लस कैस्टर ऑयल फॉर मलेरिया, और मलेरिया के इलाज के लिए क्विनेन और अरंडी के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। एंड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल फॉर स्किन एरप्शन, और त्वचा के कटने फटने पर सल्फर का मलहम और अरंडी के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दीर्घायु जो लंबी अवधि का जो उनका एक अनुबंध था वो क्या अनुबंध था। तो जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार मैंने आपको बताया भी है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाए, और पिछले 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा भी गया। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से आपको करना है, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। यानी चंपारण में जितनी भी जोती जा सकने वाली जमीन थी, यानी जितनी भी बुआई करने वाली जमीन थी, बुआई जा सकने वाली जमीन थी, वो बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी। अंग्रेज अधिकारियों को उन पर कब्जा था, और बेचारे जो भारतीय जो लोग थे वो उस पर खेती किया करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो मुख्य व्यापारिक फसल थी वो क्या थी, इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ओल्ड टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। अब बेचारे वहां पर जो किसान थे, जो चंपारण के, उन किसानों को जबरदस्ती उनकी ज़मीन पर 15% हिस्से, ज़मीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करवाई जाती थी, और पूरी की पूरी नील की खेती किराए के रूप में उन्हें अंग्रेज मालिकों को देनी होती थी। दिस वॉज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यही एक उनका जो अनुबंध था अंग्रेजों के साथ जो हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर की समरी, इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने टुकड़ों में अच्छे तरीके से आपको समझाई है। मुझे उम्मीद है ये सीरीज, यानी इस चैप्टर की जो 5 वीडियो की सीरीज मैंने बनाई है, इस सीरीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.